जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार सिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन। लेकिन आज 26 जनवरी के हार्दिक महोत्सव पे आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और इसी अवसर पर हम आपके लिए, क्योंकि हमारा भारत देश संविधान में पूर्णतः विश्वास करता है, तो संविधान के बारे में आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लास लेके आए हैं। तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। इसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, किस किस देश से क्या क्या लिया गया, और राष्ट्रपति के साथ अपने मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हमें जानना चाहिए अपने भारतीय संविधान के विषय में, उसको लेके हम उपस्थित हैं। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की ओर। भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसके लागू होते ही हमारा देश क्या हो गया था, गणतंत्र हो गया था। और इसी 26 नवंबर के दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन संविधान हमारा बन के पारित हुआ था संविधान सभा से, इसलिए इस दिन पे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र इसलिए क्योंकि आज ही के दिन भारत एक संविधान के या रूल रेगुलेशनों से चलने वाला देश बन गया था, इसीलिए इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है संविधान लागू होने के कारण। चलते हैं हम आगे। भारत का जो संविधान है विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए प्रायः उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है, और प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। और इसी कारण हम भारत के लोग, इस वाक्य से क्या होता है, इसका प्रारंभ भी होता है, क्योंकि सारी शक्तियां किसमें है, जनता में निहित है। इसीलिए संविधान में लिखा गया है कि हम अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करते हैं। चलते हैं हम। अब संविधान बना कैसे, क्यों, कब बना, तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के बारे में हम जान लेते हैं। संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। कब? 1946 में किया गया। और ये किसकी संस्तुति पे किया गया था, तो ये कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे किया गया था। और संविधान सभा, जिसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं के बैठक द्वारा परोक्ष रूप से किया गया था, कि पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ। ठीक, कब हुआ, 1946 में संपन्न हुआ था। और भारतीय संविधान का जो फर्स्ट बैठक हुई 1946 में हुई। इसके बाद भारत देश दो भाग में, भारत का विभाजन हो गया था ही, तो भारत और पाकिस्तान में बट गया। और संविधान सभा को लिखने के लिए दो हिस्से में, एक भारत की संविधान और एक पाकिस्तान की सभा को बनाया गया। अब भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का क्या किया, पूर्णतः बहिष्कार किया था। और इस प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को सर्वसम्मति से क्या हुआ था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये देखिएगा, अस्थायी कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा जी, और जो अस्थायी रूप से वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं। ठीक, अब भारतीय संविधान लिखने वालों की जो सभा थी 299 थी, और इसी कारण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, 50 को लागू हुआ। और इसी कारण हम हर वर्ष भारत को 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि आज हम पूरे भारत में सेलिब्रेट लोग कर रहे हैं। ठीक, अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति की क्या हुई, स्थापना हुई। कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष, ये संविधान सभा के निर्माण का प्रारूप अभी बता रहे हैं हम, तो उसको ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में टोटल कितने दिन लगे, तो पूरा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। क्योंकि इतना दिन लगना लाजमी था, क्योंकि भारत विश्व की सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के लिए संविधान सभा बन रहा था, तो इतना दिन लगना तो लाजमी था। जहाँ पे कि भिन्न भिन्न वर्ग, भिन्न समुदाय, भिन्न धर्म, सब तरह से भिन्नता के साथ सबको संतुष्ट करना एक बहुत ही कठिन कार्य था संविधान सभा के सदस्यों के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के एक लंबे मेहनत के बाद क्या किया, इसको करने में पूर्णता प्राप्त की। चलते हैं हम अगले। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद क्या हुआ, इसे पारित घोषित कर दिया गया। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया, अंगीकार कर लिया गया। और 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में लागू हो गया। प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत का संविधान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके ही अध्यक्षता में संविधान का क्या हुआ था, निर्माण कार्य हुआ था।
अब उस समय जब संविधान बना तो उस समय क्या थे, नवनिर्मित संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 14 भाषाओं का भी इसमें क्या था, जिक्र था। कितने, 14 भाषाओं का। अभी कितने हो गए हैं, तो अभी 22 भाषा हो गए और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो गई हैं, तो अनुसूचियां 8 से बढ़ के 12 हो गई हैं और भाषा 14 से बढ़ के 22 हो गई हैं। ठीक, ये नवनिर्मित है। इतने में क्या थे, इतने अनुच्छेद, इतने भाग और इतने अनुसूचियां थी। अब संविधान के स्रोत। भारत का संविधान विश्व के सभी देशों के संविधानों से सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर बना है, तो इसलिए भारत जो है एक पूर्ण संविधान के रूप में अच्छा चीज़ ही प्रस्तुत किया है जनता के लिए। अब संविधान का स्रोत है तो किस देश से क्या लिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खास करके एक दिवसीय कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस आना ही आना था। कोई भी पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है आपके पेपर में तो ये एक क्वेश्चन लगभग संविधान के स्रोत से रहता है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं या आप खूबी समझ सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। चलते हैं हम संविधान की स्रोत की तरफ। तो ब्रिटेन से, ब्रिटेन जो कि उस समय सत्ता में था, हमारे ऊपर उनका ही शासन था, तो ब्रिटेन से तो प्रभावित होना लाजमी था। तो ब्रिटेन से जो लिया गया भारत के संविधान में क्या लिया गया, संसदीय शासन का, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और द्विसदनात्मक व्यवस्था। ये चारों चीज कौन कौन सी, संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता के साथ साथ द्विसदनात्मक व्यवस्था। ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। अब आगे हमारा पड़ता है यूएस से। यूएस से मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया, प्रस्तावना लिया गया, जो कि प्रस्तावना से ही इसलिए क्योंकि प्रस्तावना प्रमुख है और इसी से भारत के पूरे संविधान का एक तरह से हमें जो होता है झलक मिल जाती है भारत के संविधान के प्रस्तावना के द्वारा। तो ये प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, यूएसए से। मौलिक अधिकार जो कि आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या यूँ कहा जाए एक सुरक्षा कवच की तरह है, तो मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया, यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन भी यूएसए से। न्यायिक की स्वतंत्रता यूएसए से। अगर न्यायपालिका हमारा स्वतंत्र नहीं रहेगा तो कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ऊपर अगर कार्यपालिका और विधायिका का अगर पूर्ण पकड़ रहेगा तो न्यायपालिका कभी भी स्वतंत्रता से सबके साथ न्याय नहीं कर सकेगा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कहाँ से लिया गया, ये भी यूएसए से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। ये क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद और सर्वोच्च न्यायालय की गठन और शक्तियाँ। ये कहाँ से लिया गया, ये सारा यूएसए से लिया गया। कहाँ से, यूएसए से लिया गया। और अगला हमारा है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया, तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, जिसपे कि आज भारत सरकार की पूरी सरकार चला रही है, राज्य और केंद्र के रूप में। तो कहाँ से लिया गया, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों की केंद्र के पास होना, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक, अब ये शक्ति 3 है, जिसमें कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास होंगी। और राज्यपाल की नियुक्ति जो कि एक तरह से केंद्र सरकार का क्या होता है, प्रतीक के रूप में राज्य के ऊपर मुख्यमंत्री से ऊपर रहता है। जैसे देश में हमारा राष्ट्रपति रहता है, वैसे ही स्टेट में राज्यपाल की नियुक्ति होता है। नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जर्मनी से क्या हुआ, आपात उपबंध। आपात उपबंध कहाँ से निकला है, तो ये जर्मनी से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निदेशक सिद्धांत। क्या, नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान। ये 3 चीज कहाँ से लिया गया, ये आयरलैंड से। नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों की मनोनीत करने की विधि। ये जो स्रोत है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य के साथ संबंध। देखिए आप यहाँ पे महसूस करेंगे कि जो पूरे विश्व के संविधान की अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छी अच्छी चीजें थी, उन सारों चीज का क्या किया, मिक्स करके भारतीय संविधान को बनाया गया। इसीलिए भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े गणतांत्रिक और सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में प्रकट हुआ है। फ्रांस से क्या लिया गया, गणतंत्र। क्योंकि फ्रांस से गणतंत्र इसलिए लिया गया क्योंकि फ्रांस का जितने भी स्वतंत्रता का हुआ है युद्ध, वो क्या हुआ है, समता स्वतंत्रता के लिए ही हुआ था। क्या, समता स्वतंत्रता के लिए, इसलिए वहाँ से क्या हुआ, गणतंत्रता लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब संविधान में संशोधन की क्या आवश्यकता थी, इतने दिनों के अथक मेहनत के बाद और पूरे विश्व के संविधानों की अच्छी संविधान लेने के बाद लिया गया। तो संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों थी, ये आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि उस समय के जो भीमराव अंबेडकर जी के साथ अन्य जो समिति थी, उन्होंने ये महसूस किया कि अभी बन रहा है, हो सकता है इस पे बाद में कोई आवश्यकता अनुसार, क्योंकि समय के साथ मांग बढ़ती है, बदलती है, तो इसलिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को भी इन्होंने क्या किया, इंक्लूड कर दिया। और ये कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। चलते हैं हम आगे। इसी के अगला ये हमारा स्रोत का प्रावधान क्या हुआ, खत्म हुआ। इतने इंपॉर्टेंट स्रोत थे और इतने इंपॉर्टेंट कंट्री थे जिनसे कि क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जा सकता है, जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बखूबी लिख लीजिएगा और डाउट अपना दूर कर लीजिएगा। चलते हैं अब संविधान के उद्देशिका की तरफ। अब संविधान के उद्देशिका की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, किसके, संविधान के उद्देशिका की तरफ।
तो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प है जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। क्या उद्देशिका में शामिल किया गया? संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, कब 1976 में यथा संशोधित करके यह उद्देशिका निम्न प्रकार थी। पहले ऐसा नहीं है कि उद्देशिका नहीं था, उद्देशिका था हमारा, लेकिन उद्देशिका में भी क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ परिवर्तन कर दिया गया। अब कुछ परिवर्तन किया गया तो अब हमारा उद्देशिका क्या है या उसको हम लोग देखेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलते हैं हम उसको देखते हुए। उद्देशिका में ये कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब जो संविधान का उद्देशिका है, संविधान की जो उद्देशिका है वह एकदम बखूबी पूरे संविधान के बारे में हमको बता दे रही है कि हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, किसी भी देश के लिए अगर संप्रभुता नहीं है तो उस देश का जो अस्तित्व है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो तुरंत ही इस बात को दिखाया जा रहा है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। इसके साथ साथ हमारे उद्देशिका में स्वतंत्रता का, उसमें भी कौन सा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म उपासना की क्या है, स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समता है। क्या है, स्वतंत्रता है और प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान सभा द्वारा ये निर्मित किया गया। ठीक ना, ये क्लियर हो। चलते हैं हम आगे। अब प्रारूप समिति, क्या, अब संविधान तुम्हारा बन गया तो प्रारूप समिति में बना, तो प्रारूप समिति में कौन कौन से थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। और इसके अब अन्य जो सदस्य हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए, कभी कभी देता है कि 4 ऑप्शन दे देते हैं और कहते हैं प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे या कौन थे, तो ये आप 6-7 नाम है जो महत्वपूर्ण, इसको एकदम बखूबी याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे इतर नहीं जाने वाला है आपको अगर पूछेगा यहाँ से। तो इसके सदस्य कौन थे, अध्यक्ष तो थे कौन, भीमराव अंबेडकर जी। और इसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। कौन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर। साथ ही साथ सैयद मोहम्मद शादुल्ला, और ये किसके प्रतिनिधि कर रहे थे, तो ये मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। कौन, सैयद मोहम्मद शादुल्ला। एन माधव राय, ये क्या थे, BL मिश्र के स्थान पर नियुक्त हुए थे। इनके पहले इसके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया था, तो BL मिश्र को नियुक्त किया गया था। और अगले जो है DP खेतान, और DP खेतान को नियुक्त कब किया गया, तो ये 1948 में इनकी मृत्यु के बाद, किनकी, DP खेतान के टी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। किसको, DP खेतान के बाद टी कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया था, क्योंकि इनका मृत्यु हो गया 1948 में, तो जगह खाली हो गया और संविधान सभा में जगह खाली हुआ तो कोई ना कोई चाहिए, तो उनके लिए किसको, टी कृष्णाचारी को DP खेतान की जगह रखा गया। ये 2 चीज़ें कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि एन माधव राय के स्थान पर किसकी नियुक्ति हुई थी, तो किसकी नियुक्ति हुई थी, एन माधव किसके पे, BL मिश्र के स्थान पर एन माधव राव की नियुक्ति हुई थी, और DP खेतान के स्थान पर टी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। चलते हैं हम आगे। अब संविधान सभा की प्रारूप समिति होगी, तो अब आगे क्या है, संविधान सभा के कुछ प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारी। तो अब संविधान सभा, तो इसमें जो समिति बटी थी उसमें संचालन समिति, तो संचालन समिति किसके हाथ में था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में था। किसके हाथ में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में। और संघ संविधान समिति किसके हाथ में था, तो ये नेहरू जी के हाथ में था, संघ संविधान समिति। तदर्थ झंडा समिति किसके था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। और प्रांतीय संविधान समिति किसके हाथ में था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए प्रांतीय संविधान समिति, आप बखूबी याद रखिए कि प्रांतों को एक साथ मिलाने का कार्य या प्रांतों को एकजुट करके भारत राष्ट्र को बदलने का काम किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इस तरह हम याद रखेंगे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, अंबेडकर जी थे। ठीक, अब संचालन समिति और तदर्थ झंडा समिति, ये दोनों किसके पास था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था।
संघ शक्ति समिति किसके पास थी? नेहरू। अब याद रखिए कि संघ की जो शक्ति होती किसमें होती? कार्यपालिका में, और पहले कार्यपालिका के प्रमुख कौन बने थे? तो नेहरू जी बने थे। तो इस तरह से हम ये याद कर सकते हैं कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। और सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी पट्टाभी सीतारमैया जी थे। कौन थे? वी पट्टाभी सीतारमैया जी थे। अब इतना होने के बाद हम चलेंगे संविधान के भाग और उनके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के से संबंधित। देखिए, भारत जब बना था संविधान तो कितने भाग में? 22 भागों में बना था। कितने? 22 भागों में। और उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक, कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो हम एक एक करके किस भाग में कितने अनुच्छेद थे और उस अनुच्छेद के बीच में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या थी, हम इसको देखेंगे। तो जो भारत संविधान का 22 भाग है, तो पहले भाग में क्या है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र नए राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक, ये 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र और नए राज्य का जो निर्माण का कार्य वो क्या है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। और ये किस भाग में है? ये द्वितीय भाग में है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है पेपर में कि भाग 4 में क्या है। अब भाग 4 में अगर आपको पता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? गलत भी कर सकते हैं, आप लगा देंगे मान लीजिए किसी पे। लेकिन भाग 4 में क्या है? जब आप पढ़े रहेंगे, जानते रहेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 का अनुच्छेद 12 से 35, और ये क्या है? मौलिक अधिकार। 12 से 35 के बीच में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 है, और इस बीच राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन है। क्या? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन है। भाग 4A में ही, भाग 4A में, भाग 4 में तो 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, लेकिन भाग 4A में क्या है? अनुच्छेद 51A, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ये 11 हैं। और ये क्यों हैं? ये बताए गए हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण हैं। अब भाग 5 क्या है? अनुच्छेद 52 से 151। क्या? 52 से 151 क्या है? संघ सरकार से संबंधित। अब इसी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या जो भी कार्यपालिका है, सदन वदन, हमारा राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, सब इसी में लगभग आ जाते हैं। अभी उनका हम आगे वर्णन करेंगे। भाग 6 में क्या है? अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 152 से 237 में क्या है? राज्य सरकार से संबंधित नीतियां हैं। भाग 7 में अनुच्छेद 238, सिर्फ 238 है, याद रखिएगा। 152 से 37 किसमें? भाग 6 में। और भाग 7 में अनुच्छेद 238। और प्रथम अनुच्छेद के भाग 20 से जुड़ा है, जो 1956 में 7वीं संशोधन से हटाया गया था। ये संशोधन से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 238। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242, केंद्र प्रशासित प्रदेशों का प्रशासन। क्योंकि केंद्र प्रशासन में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और केंद्र प्रशासित का सारा प्रशासन कौन देखता है? राष्ट्रपति ही देखता है। तो उसके प्रशासन की जितनी सारी भूमिका या कार्यवाही है वो क्या है? भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में है। अब अगला चलते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या है? अनुच्छेद 243 से 243O क्या है? ये पंचायतों के विषय में, जो हमारे यहाँ प्रधान और पंचायत नगर पालिका का चुनाव होता है, वो ये भाग 9A में है। तो भाग 9 में क्या है? अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O तक, 243 से 243O तक क्या है? पंचायतों की सारे सब उनकी जो कहा जाए तो सदस्य कौन चुने जा सकते हैं, कौन चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी अर्हताएं क्या होंगी, ये सारी चीज़ें या उनके कार्य क्या होंगे, क्या होगा? 243A से 243O तक वर्णन है। और भाग 9 के A में अनुच्छेद 243P से 243ZG तक, अब A to Z, Z के बाद फिर ZA ZB, तो अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक क्या हुआ है? नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया, उनके कार्य के, उनके चुनाव का, उनके अर्हताओं का, इनमें कितना फीमेल कैटेगरी को सुरक्षित रखा गया, कितना ST SC को रखा गया, कौन इनका चुनाव कर सकता है, कौन चुनाव कराएगा, और कौन इनके चुनाव के विवाद में हस्तक्षेप कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये सारा वर्णन ये दोनों में है। चलते हैं हम अपने भाग 10 की तरफ। अनुच्छेद 244 से 244A तक क्या? अनुच्छेद 244 से 244A तक क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263, संघ और राज्य के बीच के संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 में क्या है? संघ और राज्य के बीच के संबंध। और भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 के बीच वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद हैं। और भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम ही किसमें है? भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में है। भाग 14 में क्या है? अनुच्छेद 308 से 323, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं।
संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। और भाग 14 ए में अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक अधिकरण का पूरा प्रारूप है। अनुच्छेद 324 से 329 का क्या है, निर्वाचन वाला भाग है, और ये भाग 15 में वर्णित है। भाग 16, भाग 15 तक हो गया। भाग 16 में क्या है, अनुच्छेद 330 से 342, अनुच्छेद 330 से 342 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे SC ST के लिए, OBC के लिए कितने % की छूट है, कितना क्या है। तो ये जो सारा प्रारूप है किसमें था, ये 330 से 342 के बीच में था। और भाग 17 में 343 से 351 के बीच में क्या है, राजभाषा का वर्णन। अब राजभाषा में क्या है कि केंद्र में कौन सी राजभाषा रहेगी, केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों की क्या भाषा रहेगी, राज्य और राज्य के बीच की संबंधों की भाषा क्या रहेगी, पत्राचार का क्या भाषा रहेगा। ये सारे जो रिलेटेड हैं वो 343 से 351 के बीच राजभाषाओं पर निर्भर है। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में आपात उपबंध। आपात उपबंध, अब आपात उपबंध में कौन कौन से हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो 3 तरह के आपात उपबंध बनाए गए हैं। कितने तरह के, 3 तरह के, ठीक। अब वो आगे बताएंगे हम। 319 में प्रकीर्ण और विविध, क्या, प्रकीर्ण और विविध। भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन लिया किससे है, तो ये दक्षिण अफ्रीका वाले कंट्री से लिया गया है। और भाग 21 अस्थायी और परिवर्तित और विशेष कानून, ये किससे है, भाग 21 से। और किस अनुच्छेद से, 369 से 392 के बीच का है। अब भाग 22 अनुच्छेद 393 और 395, ये लास्ट है क्योंकि अनुच्छेद कितने थे, 395। तो भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 395 के बीच क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, संविधान की रूपरेखा, संविधान के स्रोत, संविधान के उद्देशिका, प्रारूप समिति के सदस्य, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और अध्यक्ष, और संविधान सभा के और संविधान के भाग, अनुच्छेद और उससे संबंधित विवरण, ठीक। अब चलेंगे हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों की ओर की तरफ। भारतीय संविधान की अनुसूचियों की ओर। अब भारत में अनुसूची अभी कितनी हो गई है, 8 हो गई, 12 हो गई हैं। और प्रारंभ में कितनी थी, 8 थी, और अभी 12 हो गई। तो भारतीय संविधान की सूची, प्रथम अनुसूची जो है इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया जाता है। क्या क्या, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अब द्वितीय में क्या है, द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया। अब जैसे हम घर है तो घर बन गया, तो घर में जो रहने वाले लोग हैं तो उनका भी कमाना है, उनको कितना देना है, बच्चों को कितना देना है। उसी प्रकार भारतीय संविधान जब भारत का राज्य एक बन गया, राष्ट्र बन गया, तो उसमें जो नियुक्तियाँ हैं उनको चलाने वाले, चाहे वो IAS अधिकारी हों, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका के हों, चाहे विधायी, तो सबका एक नियुक्ति के साथ साथ उनके पेंशन के बारे में क्या हुआ है, द्वितीय अनुसूची में बताया गया है। अब जो हमारा तृतीय अनुसूची है, तो तृतीय अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख मतलब कि आप अपने कार्य के प्रति क्या रहेंगे, कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, देश के साथ ईमानदारी दिखाएंगे और कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए आप देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। इससे ही संबंधित जो उनका शपथ पत्र रहता है उसके ग्रहण की बात तृतीय अनुसूची में की गई है। चतुर्थ अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राजभाषा में प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। ठीक, किसका, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधियों का वर्णन दिया गया है। पांचवी अनुसूची है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। देखिए, जो जनरल जाति है उनकी तो ठीक है, उनके बारे में तो सरकार थोड़ा सा आगे पीछे करके समझ, लेकिन जो जनजाति है उसमें बहुत ही पिछड़े थे, तो उनके लिए एक विशेष प्रावधान उनके प्रशासन, क्योंकि वो लोग जनजाति थे, उन लोग के देवी देवता अलग थे, उन लोग का रूल रेगुलेशन अलग था, तो उनको संविधान के हिसाब से लाना एक बड़ी चुनौती थी। तो उन लोगों के लिए एक विशेष प्रावधान का किया गया कि उनको प्रशासन के बारे में क्या किया जाए, समझाया जाए, बताया जाए और उन पर पूर्णतः आसानी से लागू किया जाए बिना किसी जोर जबरदस्ती का। सातवीं अनुसूची हमारी जो है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। और इनकी अंतर्गत कितनी सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं। कौन कौन से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले कितनी भाषा थी? प्रारंभ में जब संविधान निर्माण हुआ तो केवल 14 भाषा थी, लेकिन आगे बढ़कर ये कितना हो गई? अब 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान में मिलता है। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। संविधान बना उसमें उस समय सही रहा, बाद में कुछ और लोग चुन कर आए तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसके कारण क्या हुआ? 1951 में ही प्रथम बार संविधान का संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों को क्या किया गया? उल्लेख किया गया। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसके दल बदल में से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कारण यह था कि जो विधायक और सांसद होते थे वो चुनाव जीतने के बाद अपने दल से बदल लेते थे। जैसे भाजपा से चुनाव जीते, आप सपा में चले गए, सपा से जीते बसपा में चले गए या कांग्रेस में चले गए, तो ये क्या होता था? ये दल बदल था और उस समय जीतते थे तो उनका मन था उस तरह से वो चले जाते थे, तो क्या होती थी? उनकी जिस पार्टी से लड़े थे वो कमजोर, इसलिए उस समय ये सोचकर क्या हुआ? दल बदल संविधान प्रावधान लाया गया। जो 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायत राज संस्थान को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए। कितने विषय? 29 विषय प्रदान किए गए। किसमें? पंचायती राज संस्थान का कार्य करने के लिए 1993। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछता है कि पंचायती राज कब लागू हुआ, किस संवैधानिक संशोधन से लागू? तो याद रखिएगा 73वें संवैधानिक संशोधन से 1993 में जोड़ा गया। और इसमें विषय कितने थे? तो इसमें विषय 29 थे। कितने? 29 थे। ठीक, चलते हैं हम आज के अगले तरफ। ये 12वीं अनुसूची जो कि अनुसूचियों में अंतिम है। यह अनुसूची संविधान 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए। देखिए इसमें दो चीज़ें, एक क्या है कि हमारा 73वीं जो है वो भी 1993 हुआ है और जो 74वीं हुई ये भी क्या हुई? 1993 में। ध्यान रखिएगा 11वीं में क्या रही? पंचायती राज रहा और 12वीं में हमारा संवैधानिक शहरी क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन शहरी का 74वें में और पंचायती राज 73वें में। दोनों संविधान संशोधन कब हुए? 1993 में। ठीक, इसी के साथ अनुसूची हमारा समाप्त हुआ। अब आगे चलेंगे राज्यों के पुनर्गठन के विषय में, राज्यों के पुनर्गठन के तरफ। अब राज्यों का पुनर्गठन, भारत बहुत ही विशाल था उस समय। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सहयोग से और उनके अथक प्रयास से क्या हुआ? पूरे प्रांतों को, छोटे छोटे जो उस समय थे रियासत थे, देसी रियासत थे, उनको एक कर दिया गया। अब उतने भारत को एक साथ शासन करने के लिए उनको क्या किया गया? राज्यों में बांटने का प्रयत्न किया गया और राज्यों में बांटने का उनको सरलता हो गई। लेकिन उसके बाद भी भारत के राज्यों की संख्या बढ़ी। तो अब राज्यों के पुनर्गठन को हम देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देसी रियासतों और ब्रिटिश शासित भारतीय रियासतों का विलय तो कर दिया गया, लेकिन आगे चल के परेशानियां बढ़ने लगी और सर्वप्रथम भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1953 में। ठीक, और इसके बाद ही फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। चूंकि भाषा के आधार पर विद्रोह हुआ, लोगों ने अलग डिमांड की और 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का अलग गठन हुआ। तो सरकार के दिमाग में ये बात आई कि आगामी समय में भी इस तरह का सरकार राज्य को बांटने की बात आ सकती है। इसलिए सरकार ने 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बात को मान लिया और इसी प्रकार भारत में राज्य के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। और इस आयोग के सिफारिश या इसके जो रिपोर्ट उसके आधार पर भारत कितने 14 राज्य और 6 केंद्र प्रशासित राज्यों में बट गया। कितने? इसके आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र प्रशासित राज्यों में बट गया। और 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती भाषियों के बीच में क्या हो गया? संघर्ष हो गया और संघर्ष होने के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया। देखिए जब तक किसी एक चीज़ के लिए अगर विरोध होता है, अगर नहीं माना जाता है, उस मांग को दबा दिया जाता है तो उछल कूद नहीं होती। लेकिन अगर उनकी डिमांड को मान लिया जाता है तो अन्य लोग भी उस तरह की डिमांड को मान करने लगते हैं और जब डिमांड करेंगे तो वो ये प्रस्तुत करेंगे कि अभी पिछले बार उनके में तो हुआ तो हमारे में क्यों नहीं होगा। तो इसलिए अब भाषाई आधार पर लोग क्या करने लगे? विद्रोह होने लगे, संघर्ष होने लगे आपसी, और सरकार को न चाहते हुए भी राज्यों की संख्या बंटवारा कर बढ़ाना पड़ा। और इसी कारण 1960 में मराठी और गुजरात को बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात में गठन कर दिया गया।
अगले ही 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया। चूंकि गोवा पे क्या था, बहुत देर तक पुर्तगालियों ने अपना शासन किया था, तो पुर्तगाली जो शासन किए थे तो वो तो गए ही थे 1961 में, तो उसके बाद अब इसको राज्य में मिलाना था, तो क्या हुआ 12वें संविधान संशोधन द्वारा इसको प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को क्या किया गया, भारत में एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब को विभाजित करके पंजाबी भाषी और हरियाणी, जो कि हरियाणा क्या थे, हिंदी, तो पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बना दिया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कल 25 जनवरी था, तो उस दिन क्या था, हिमाचल प्रदेश का एक स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। हमने कल के करंट अफेयर्स में इस बात की चर्चा की थी। तो 21 जनवरी को 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण दर्जा दिया गया। आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देखा करें, क्योंकि उसमें आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ द डे, जो इतिहास में घटित रहता है, उसको भी बताया था। तो आप लोग न्यूज अपडेट रहेंगे अपने करंट के क्वेश्चंस को लेके, और हिस्ट्री के विषय में भी, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो 21 जनवरी 1972 को क्या, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण दर्जा के रूप में दिया गया। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तथा 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य में दर्जा मिल गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 1987 में, ठीक। और वो क्या था, उस समय प्रथम परिशिष्ट में शामिल हुआ था। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल, और 30 मई को 1987 में गोवा। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि गोवा कब भारत का अंग बना और अभिन्न अंग बना, और कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला गोवा को। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग एकदम बखूबी, सस्पेंस मत रखिएगा, कंफ्यूजन दूर कर लिया कि कब भारत का ये अभिन्न अंग बना और कब गोवा भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दोनों अलग अलग आंसर हैं। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल तथा बिहार से झारखंड नामक राज्य बना। देखो, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया 2000 में, और उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, और बिहार से झारखंड नामक राज्य क्या हुआ, अलग बनाया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया? और वर्ष 2019 में दमन और दीव को दादर नागर हवेली में मिला लिया गया। और 2019 में ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र प्रशासित राज्यों में क्या कर लिया, बांट दिया गया, और 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ। अब बात जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ जान, इसकी प्रारंभिक जो प्रशासन का कार्य था वो किससे चलता था, बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय था बीच में, और अलग था, क्योंकि इसको जो कुछ प्रावधान थे वो इसको क्या करते, भारत के और राज्यों से अलग बनाते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर क्या था, विशेष राज्य के रूप में 26 जनवरी 1957 को अस्तित्व में आ गया, ठीक। और अगस्त 2019 में राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान 370 आई को छोड़कर, अभी भी एक है, कौन सा, 370 आई को छोड़कर समान कर दिया गया, तथा केंद्र प्रशासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल हो गया। ये जो 370 अनुच्छेद था, ये जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देता। अन्य राज्य के लोग न वहाँ जमीन खरीद सकते थे, न मूल निवास बना सकते थे, बल्कि वहाँ के जो ब्राह्मण और भी जो बिरादरी थी उनको क्या किया गया, वहाँ से मुसलमानों ने मारकर भगा दिया। वो इसलिए भगाए क्योंकि ये पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है, और वहाँ से जो पाकिस्तान के आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनसे इनको फंड मिलता है, और उस पैसे से क्या करते हैं, राज करते थे, और वहाँ पे नहीं चाहते थे कि अन्यत्र और लोग बसे, ताकि हमारी संख्या कम हो और हम अपने इन जो आतंकवादियों में संलिप्त हैं उस घटने को खत्म कर सकें। तो क्या किया गया, ऐसा स्थिति हो गया। और लेकिन जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र प्रशासित देश, किसमें, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, और 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, ये प्रभावी हो गए। अब लद्दाख की बात, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में 2 जिले, एक कारगिल, दूसरा लेह, और लेह जो कि है सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है, तो कारगिल तथा लेह को क्या कर लिया, 2 जिला के रूप में इसमें शामिल कर लिया। शेष क्षेत्र को जम्मू कश्मीर में शामिल, ध्यान रखिएगा, लद्दाख में किसको, कारगिल और लेह को, बाकी जो सारा क्षेत्र है उसको जम्मू कश्मीर में शामिल कर दिया गया। लद्दाख में केवल 1 लोकसभा सीट है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा सभी सीट शामिल है। अब 2 है तो 1 लोकसभा सीट ही शामिल हो पाएंगे इसमें। और दोनों प्रदेशों का शासन कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल, जिसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। अब हम राज्य का पुनर्गठन के बाद चलते हैं हम अपने नागरिकता की तरफ। अब भारत में कैसी नागरिकता है, क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं तो हमें जानना चाहिए। तो भारत में कैसा नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसा, एकल नागरिकता का प्रावधान है।
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से एक के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के भारत में बहुत ही सरल तरीके थे, बहुत ही सरल। तो उसको कुछ प्रारूप दिया गया और कहा गया कि अगर आप इस कोटेशन को या आप इस जो आपको परिमाप दिया गया है इसको पूरा करते हैं तो आप भारत राज्य के नागरिक बन सकते हैं। तो क्या है? जन्म से। एक दिया गया जन्म से, दूसरा दिया गया वंश परंपरा से, तीसरा दिया गया देशीकरण से और चौथा दिया गया पंजीकरण से और पांचवा किसी विदेश क्षेत्र में भारत में सम्मिलन होने पर। ये मिला जुला के 5 प्रकार से आप भारत के क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं नागरिकता को। ठीक। और अब जन्म से नागरिकता की बात है तो जन्म से का भी उसमें भी एक प्रावधान है कि यदि 26 जनवरी को या उसके बाद जन्मा हुआ व्यक्ति 26 जनवरी या उसके बाद जन्मा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है 26 जनवरी के बाद तो आप क्या होगा? उसके नागरिक। यदि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो भी उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तथा अगर दूसरा अवैध प्रवासी न हो, वो क्या हो? अवैध प्रवासी न हो तो भी उसको बच्चे को क्या होगा? नागरिकता भारत का मिल जाएगा। और शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे वो जन्म से हो चाहे कुछ भी, उनको नागरिकता नहीं दे। अब दूसरा हमारा क्या है? वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत में हुआ हो तो क्या वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारत का नागरिक वंश के आधार पर भी बन सकता है यदि उसके माता पिता भारतीय नागरिक हों तब। ठीक। पंजीकरण के द्वारा केंद्र सरकार निम्न आधार पर पंजीकरण द्वारा नागरिकता दे देती है। कब? जब भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन 7 वर्ष पूर्व भारत में रहा, अगर आप 7 साल से भारत में रहें तो आप रजिस्ट्रेशन करके अपने को भारत का नागरिक बना सकते हैं। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिकता से क्या किया हो? विवाह किया हो तो वह भी हो सकता है 7 वर्ष तक रहने। अब जैसे अगर कोई आदमी बाहरी किसी विदेशी औरत से शादी करके लाता है तो उस औरत को 7 साल अगर वो भारत में रहती है तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चों को भी पंजीकरण से दिया जाता है। किसी विदेशी, तो अगर कोई विदेशी क्षेत्र पर भारत अधिकार कर लेता है, मान लीजिए आज ही भारत अगर बलूचिस्तान पर भारत अपना कब्जा कर रहा है तो बलूचिस्तान के जितने नागरिक हैं उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक। भारतीय संविधान में एक संशोधन आया था 2016, तो उसको भी आप लोग जानिएगा, उसको हम बताएंगे किसी दिन। और अब भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है? तो या तो आप नागरिकता का परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। भारत में नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता। तो अगर आप ब्रिटेन जाकर रहने लगे और ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपका भारत का नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सरकार द्वारा विधि के अधीन नागरिकता छीनने पर, कभी आप किसी देशद्रोह के या किसी अन्य प्रारूपों में संलग्न हैं तो आपका सरकार द्वारा विधि के अधीन से आपके नागरिकता छीना जा सकता है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए अल्प समुदाय को नागरिकता प्रदान करने का भी क्या है? प्रावधान दिया गया है। इसके साथ चलते हैं हम अपने मौलिक अधिकार की तरफ। मौलिक अधिकार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भारतीय नागरिकों के लिए। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है और जाति, रंग, धर्म, नस्ल और लिंग के लिहाज किए बिना इनका उपयोग सभी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक ना? सबके द्वारा किया जा सकता है। अब मौलिक अधिकार हैं किसमें? तो ये संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है तथा भारतीय नागरिकों को अनिवार्य स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा का निर्माण करता है। ये अधिकार न्याय संगत है और आवश्यक हो तो न्यायालय द्वारा इन्हें लागू भी किया जा सकता है। मूलतः ये 7 थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब ये कितने हो गए हैं? तो अब ये 6 हो गए। देखिए, मौलिक अधिकार ये एक मूल है भारतीय नागरिकों के, जिससे आपको सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता सबका एक होता है। इसमें ना आप कभी रंग, लिंग या अमीरी, गरीबी या किसी भी प्रारूप से भेदभाव नहीं हो सकता। अगर भेदभाव होता है तो आप न्याय के द्वारा इस पर अपनी डिमांड को रखकर न्याय पा सकते हैं। तो अब देखिए इसमें है क्या? भारतीय संविधान में लिखित मौलिक गारंटी देता है। कौन कौन है, कितने कितने अनुच्छेद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी वनडे कंपटीशन में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना निश्चित रहता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। बखूबी जैसे हम बनाएं वैसे ही, आपको कोई अलग से नोट बनाने के लिए मेहनत नहीं, बाकायदा हेडिंग डाल के जैसे हम बताएं वैसे लिखते चले जा सकते। पहला है जो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने कितने हैं? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। कितना है? 14 से 18। अब देखिए जो अनुच्छेद 14 है उसमें क्या है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता है।
अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का निषेध किसमें है, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों के अवसरों की समानता, अनुच्छेद 16। अब ऐसा नहीं कि आप अगर हिंदू धर्म में हैं, मुस्लिम धर्म है या अन्य जितने भी धर्म है उनके हैं तो सबके लिए एक विशेष प्रावधान है, सबके लिए क्या रहेगा, एक समान रहेगा, ठीक। जाति के रूप में भी समान रहेगा, लिंग ऐसा नहीं कि आप औरतों या पुरुषों को अलग अलग, सबके लिए एक बराबर अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, और अनुच्छेद 18 में सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों का क्या हो गया, अंत हो जाता है, ठीक। अब दूसरा हमारा जो अधिकार है क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। अब अनुच्छेद 19 में क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का और उसके किसी भाग में निवास करने बन। देखिए जो स्वतंत्रता का है तो आपको दे रहा है कि आप बोल सकते हैं, मान लीजिए आप नेता बन गए, ध्यान रखिए एकदम नेता वाली विधि सूची, नेता बन गए तो आप क्या करते हैं, भाषण दे सकते हैं, ठीक। अब भाषण दे रहे हैं तो आपके संरक्षण का है तो अधिसा दीजिए कि अधिकारों का संरक्षण रहे, ऐसा नहीं कि आपकी बातों से क्या हो, अधिकारों का किसी का उल्लंघन हो। तो नेता बन गए तो आप भाषण देंगे, भाषण देंगे तो भाई संघ बनाएंगे, संघ बनाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और यहाँ से वहाँ राज्य में क्या करेंगे संघ बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे तो संचरण कर ही रहे हैं, और कहीं भी जाएंगे तो आपके रहने खाने का व्यवस्था होगा तो आप वहाँ पे घर ले सकते हैं। तो इतनी चीज़ क्या है, स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 में दिया जा रहा है। क्या क्या, स्वतंत्र भाषण का, लोगों से मिलने का, संघ बनाने का, देश में कहीं भी आबाद रूप से आने जाने का, और पांचवा किसी भी क्षेत्र में निवास स्थान बनाने का। ये 5 चीज़ किसमें, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें है, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21A में ही शिक्षा का अधिकार है, और अनुच्छेद 20 में बंदीकरण के अवस्था में संरक्षण है। कितना, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण अनुच्छेद 22 में। अब तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में। किसमें, अनुच्छेद 23-24। मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरों की निषेध किसमें है, अनुच्छेद 23 में। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उद्योगों, खानों और जोखिम भरे कार्यों में लगाने का निषेध किसमें है, अनुच्छेद 24। अभी तक हम लोग तीन देख चुके अधिकार, कौन कौन सा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कितने में, 25 से 28 के बीच में। अब अनुच्छेद 25 में क्या है, धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसमें, धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और शिक्षण संस्थाओं में पूजा के धार्मिक अनुदेशों में उपस्थिति की मुक्ति, अनुच्छेद 28 में। किसमें, अनुच्छेद 28 में। अब अगला जो है संस्कृत और शिक्षित संबंधी अधिकार 29 और 30 में। तो 29 में क्या है, 29 में अल्पसंख्यक की भाषा या लिपि संस्कृति की रक्षा, अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा, किसमें, अनुच्छेद 29 में। अब अनुच्छेद 30 में क्या है, तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार तथा राज्य द्वारा स्थापित या राज्य कोष द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश पाने पर मनाही का निषेध है। ध्यान रखिए, क्या, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाओं का स्थापित करने, उन्हें संचालित करने का अधिकार, राज्य द्वारा या स्थापित या राज्य कोष द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था में प्रवेश पाने की मनाही का क्या हुआ, निषेध। मतलब आप पूर्णतः पा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपरोक्त अधिकारों को लागू करने का न्यायिक रीतों का प्रावधान है, और इसी अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों को क्या कहा है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये नोट स्टेटमेंट कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारत का संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो किसको कहा है, अनुच्छेद 32 को। अब इसमें जो रीट है ये 5 हैं, कितने, 5। पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जब किसी व्यक्ति को
किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को क्या करती है, यह आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के भीतर क्या किया जाए, न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। और यह आपराधिक जुर्म के मामलों में जारी नहीं किया जाता, आपराधिक में नहीं, क्या ये अवैध रूप से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय ये आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर क्या करिए, आप उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए। ठीक। दूसरा रीट जो है परमादेश, जिसको बोलते हैं मेंडामस, को मंडामस बोलते हैं। यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। तीसरा क्या है, प्रतिषेध, इसे प्रोहिबिशन। यह निचली अदालत का ऐसा कार्य करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। देखिए, सबका भारत राज्य में सबका एक अधिकार है, तो अगर कोई अपने अधिकार से इतर काम करता है तो क्या होता है, उसका भाई विरोध जनरली करते हैं। तो जस्ट यही है कि जो निचली अदालत होती है उसका एक दायरा है, अगर उस दायरे से ऊपर जाके वो काम करती है तो प्रतिषेध हो सकता है। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यह एक व्यक्ति को एक जन कार्यालय में काम करने से मना करता है जिसका उसे अधिकार नहीं है। कभी कभी होता है कि जो हमारे अधिकार में नहीं है हम उधर भी जाके बकवास कर लेते हैं, तो उस बकवास को दूर करने के लिए अधिकार परीक्षा बनाया गया है। उत्प्रेषण, ये हमारा 5वां रीट है। यह तभी जारी किया जाता है जब एक अदालत या न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। यह निषेध से अलग है और यह कार्य संपत्ति होने के बाद, संपादन के बाद ही जारी किया जाता है। देखिए, जो प्रतिषेध है ये क्या है कि आप कार्य कर रहे हैं उसी समय आप पे लगाया जाता है, लेकिन जो ये उत्प्रेषण ये कार्य संपादित होने के बाद जारी किया जाता है। ठीक। और वही नोट जो हमने बताया था कि संविधान की आत्मा एवं हृदय किसे बताया था, अनुच्छेद 18। अब हम आ गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। किसमें, 36 से 51 के बीच में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य में एक उचित और समान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था संस्थापित हो। क्या हो, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार यह प्रावधान किया जाता है कि राज्य में उचित और समान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। इसमें 36 से 51 है, तो हम लोग एक एक करके फटाफट जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो अनुच्छेद 36 में है कि सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और बचाव का सरकार जिम्मेदारी लेती है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किंतु इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय व्यवस्था है। अनुच्छेद 39 समान न्याय सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना और स्त्री तथा पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। कभी कभी होता है कि एक ही काम को अगर पुरुष और महिला करते हैं तो दोनों के वेतन में डिफरेंट होता है, तो ये राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्व में बताती है कि नहीं, अगर कार्य एक है, कार्य का घंटा एक है, तो किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होगा, सबको एक समान राशि दिया जाएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में मजदूरों और जन सहायता, क्या अनुच्छेद 41 में लोगों के लिए बेरोजगारी व्यवस्था और रुग्ण अवस्था आदि की स्थिति में कार्य करने के अवसर, मजदूरी और जन सहायता का वर्णन है। अनुच्छेद 42 में कार्य करने का मानवीय दशाएं और प्रसूति के दौरान आराम। कभी कभी होता है कि बहुत सारी कारखाने क्या होती हैं, लगातार काम कराती हैं, मजदूरों को रहने की, बैठने या नाश्ता का कोई व्यवस्था नहीं करती, या बीमारी में भी उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना, तो ये इन चीज़ों पर क्या करते हैं, निदेशक निर्देशक तत्व कहती है कि हम रोक लगाएंगे और लोगों पर यह ध्यान रखेंगे कि इस तरह का किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार न हो सके। ठीक। अनुच्छेद 43 आजीविका मजदूरी और जीवन के एक बेहतर स्तर का समर्थन तथा उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों के हिस्सा लेने का अधिकार का भी समर्थन करता है। अनुच्छेद 44 बहुत ही महत्वपूर्ण है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जिसको हम सिविल कोड बोलते हैं, और ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो ये सबसे पहले गोवा राज्य में लागू हुआ था। अनुच्छेद 45 निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का समर्थन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। और अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय से बचाना का कार्य किसको करता है, राज्य अपने नीति निर्देशक तत्वों के विषय में बताती है। अनुच्छेद 47 में जन स्वास्थ्य और में सुधार लाने के लिए पोषक आहार के स्तर में और जीवन स्तर में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था के साथ साथ अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का उत्तरदायित्व मिलेगा। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक रुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों को क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। नीति निर्देशक तत्वों के बाद जो उसी में अनुच्छेद 51A है उसमें मौलिक कर्तव्यों का दिया गया है। तो अब हमें अधिकार दे रहा है राज्य केंद्र सरकार तो
उसका हमारा कुछ मौलिक कर्तव्य भी है। तो वो मौलिक कर्तव्य क्या है जो है निम्नलिखित नीचे हम बताते हैं, और वो किस में है तो अनुच्छेद 51A में है। 51 तक हमारा नीति निषेध तत्व है और उसी में 51A में मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान में समाविष्ट किया गया। ये पहले से नहीं था, संविधान की स्टार्टिंग में नहीं था, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया। और वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 11 मौलिक अधिकार हैं। उसमें क्या क्या है तो पहला है, प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। देखिए अब हमसे क्या मांग रहा है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कि हम उसके संविधान में विश्वास करें, क्योंकि सारी शक्ति किस में निहित है? संविधान में, और संविधान का ही प्रमुखता है हमारे देश में। तो उसके जो निर्देश दिए गए हैं, उसके आदर्शों का, उसके संस्थाओं को और भारत देश के ध्वज तिरंगा का और राष्ट्रगान का क्या करें? उड़ता आदर करें। दूसरा हमारा कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय एडिलेंट को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, किसी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए देश से गद्दारी ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने देश के साथ देशद्रोह करते हैं। तो कभी भी हमें अपने निजी स्वार्थों के लिए कभी भी दूसरों का या गद्दारों का साथ नहीं देना चाहिए। और यही सच्ची देशभक्ति भी है कि हम अपने देश को सदैव अपने स्वार्थों से, अपने विचारों में क्या करें? श्रेष्ठता दें। स्वार्थों की जगह हम अपने देश को चुनें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण और रक्षा और संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने न सतत प्रयास करें और बढ़ने की सतत प्रयास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, कभी भी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाएं। आज बहुत सारे लोग दंगा फसाद करते हैं तो उसमें सरकारी या सार्वजनिक चीज़ों को ही आग लगा देते हैं, फूंक देते हैं। तो इससे कुछ होता नहीं, इससे वो हमारी ही संपत्ति जो हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट उसी से सारी चीज़ करती है। और अगर हम सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाते हैं तो वो हम अपने खुद के अर्थव्यवस्था और अपने जेब पर भार डालते हैं। तो इसलिए कभी भी सार्वजनिक संपत्ति का क्षति नहीं करना चाहिए, सदैव उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। और माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये भी हमारा क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम देंगे। अगले क्लास में हम आपको राष्ट्रपति से आगे का जो भी होगा वो बताएंगे। और इसी के साथ आप सभी को वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई हो और आप लोग संविधान के दिए हुए निर्देशों से अपने जीवन को यापन करें और देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए हमसे जो भी हो सके हमें उसमें प्रयासरत रहना चाहिए। कभी भी अपने देश को सम्मान के साथ, ये नहीं कि हम उसके सम्मान को गिराएं या अपने निजी स्वार्थों के लिए देश से गद्दारी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक एंड कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर, गर्वित गौरव।